आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 7 के लास्ट 13 रूल्स, यानी रूल 14 टू रूल 26। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके फर्स्ट 13 रूल कवर किए हैं। लास्ट 13 रूल कवर करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग फर्स्ट 13 रूल्स का स्टार्ट सा ओवरव्यू कर लें। सो फर्स्ट 30 रूल में हम लोगों ने बेसिकली ये चीज़ कवर की कि एक प्लेंट जब एक प्लेंटिफ ने इंस्टीट्यूट करनी है, मतलब फाइल करनी है, तो उस सिचुएशन में उस प्लेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऑर्डर 7 रूल 1 में बताया गया है टोटल 9 आइटम्स हैं जो कि आपकी प्लेट में होने चाहिए। नेक्स्ट फिर उसका रूल 2 ये कहता था कि अगर आप लोगों ने पैसों से मुतल्लक दावा करना है तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने एक फ़िक्स अमाउंट लिखनी है। लेकिन अगर आप लोग मीन प्रॉफ़िट या कोई अमाउंट जो कि अनसेटल है प्लेंटिफ और डिफरेंटेड के दरमियान और पता नहीं कि कितने बनते हैं, उस सिचुएशन में आप एक अनसर्टेन अप्रॉक्सिमेट अमाउंट अपनी प्लेट में मेंशन कर सकते थे। रूल 3 बेसिकली ये बताता था कि आप लोगों ने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का दावा दायर करना है तो इस सिचुएशन में आपने प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। रूल 4 में ये बताया गया था कि अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा दायर करना है तो दावे में ये चीज़ मेंशन करनी है और किन स्टेप्स के तहत आप लोग ये दावा दायर करने के अहल हुए, वो सारी चीज़ें भी उस पार्टी ने लिखनी है। रूल 5 में ये बताया गया था कि अगर आपने प्लेंटिफ ने डिफेंडेड के अगेंस्ट जो सूट इंस्टीट्यूट करना है, उसमें उसने ये बताना है कि डिफेंडेड का इंटरेस्ट है एंड डिफेंडेड लायबल है आपके तमाम एलिगेशन का आंसर देने के लिए। रूल 6 में ये बताया गया था कि अगर आप लोग जो है वो टाइम लिमिटेशन गुजर गई है दावा दायर करने की, उसके बाद दावा दायर कर रहे हो, तो आपने ग्राउंड ऑफ एग्जाम्पशन मेंशन करने हैं कि किस बेस पर अब आप टाइम बार होने के बाद भी इसी मैटर के मतलब दावा दायर कर सकते हो। रूल 7 ये बताता था कि अगर रूल 7 में क्या चीज़ थी? रूल 7 में ये था कि आपने स्पेसिफिकली जो भी रिलीफ़ आपको चाहिए वो आपने स्पेसिफ़ाई करने हैं अपनी प्लेंट के अंदर, स्पेसिफिकली मेंशन करने हैं। जनरल और अदर रिलीफ़ मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। सेम इन केस रिटन स्टेटमेंट के अंदर डिफेंडेंट को भी स्पेसिफिकली रिलीफ़ जो उसे चाहिए उसने स्पेसिफ़ाई करने हैं। स्पेसिफिकली तौर पर रिलीफ़ जनरल अदर रिलीफ़ माँगने की उसे भी ज़रूरत नहीं होती, जो कि कोर्ट ऑलरेडी इनके फ़ेवर में प्रिज़्यूम कर रही होती है कि इनको मिलने ही हैं इस केस के अंदर। नेक्स्ट है रूल 8 के अंदर कि अगर आपके रिलीफ़ सेपरेट काउज़ ऑफ एक्शन पर मेंशन करते हैं तो वो आप लोगों ने सेपरेटली ही उनको राउंड्स को मेंशन करना है अपनी प्लेन के अंदर। नेक्स्ट है कि आपने अपनी प्लेन जब जमा करवानी है तो उसके साथ जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाई कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने हैं और डिफेंडेड के नंबर की बेस पे वो प्लेन की कॉपी और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी प्रोवाइड करनी है और 2 एक्स्ट्रा कॉपी आपने प्रोवाइड करनी है। समन की फ़ीस प्रोवाइड करनी है, समन का ड्राफ्ट किस फॉर्मेट में होगा वो प्रोवाइड करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट रूल 10 में ये है कि आपकी प्लेंट जो है वो अगर प्रॉपर कोर्ट में आपने जमा नहीं की तो आपकी प्लॉट जो यानी कि जिस कोर्ट में जमा की है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आपकी प्लेंट जो है वो उस ग्राउंड पे रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न करते हुए क्या चीज़ें मेंशन करनी है सब रूल 2 में, रूल 10 के बताया गया था। रूल 11 में 4 ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट लिखे हुए थे कि किन ग्राउंड पे आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट रूल 12 में ये मेंशन किया हुआ था कि जब रिजेक्ट प्लेंट हो जाएगी तब कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा कि भाई किन रीज़न पे आपकी प्लेंट रिजेक्ट हुई है। और रूल 13 में चीज़ मेंशन था कि जब आपकी प्लेंट रिजेक्ट होने के बावजूद भी आप उसी सेम काउज़ ऑफ एक्शन पे आप पे बार नहीं है कि आप लोग सूट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन प्रीवियस 13 रूल्स के अंदर कवर की गई थी। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो लास्ट 13 रूल्स हैं इनको डिस्कस करते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। सो रूल 14 क्या कहता है? ये क्या है? सो रूल 14 क्या कहता है? ये क्या बन के आ रहा है? सो रूल 14 क्या कहता है? रूल 14 में है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ स्यू। 2 सब रूल हैं इसके। सब रूल 1 क्या कहता है? वेयर अ प्लेंटिफ स्यू अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन हिज पोसेशन ऑफ पावर ही शैल प्रोड्यूस इन अ कोर्ट व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड। सब रूल 1 क्या कहता है? वेयर अ प्लेंटिफ स्यू अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन हिज पोसेशन ऑफ पावर ही शैल प्रोड्यूस इन अ कोर्ट व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड एंड शैल एट द सेम टाइम डिलीवर अ डॉक्यूमेंट और अ कॉपी देयरऑफ टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट। सो सिंपली कहा जा रहा है कि जब प्लेंटिफ जो मुद्दई है वो दावा दायर कर रहा है किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की बेस पे जो कि इसकी पोसेशन ऑफ पावर पे है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट की बेस पे दावा दायर कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट उसकी पोसेशन पावर में भी है, तो उस सिचुएशन पर उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, शेल का वर्ड लिखा हुआ है कि उसने जिस टाइम प्लेंट प्रेजेंट करनी है तो उस टाइम उसने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस पर रिलाई कर रहा है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, प्लस उसकी कॉपी भी उसने प्लेंट के साथ जमा करवानी है। मतलब ओरिजिनल प्लस कॉपी दोनों उसने प्लेंट प्रेजेंट करने के टाइम जिन डॉक्यूमेंट पे वो रिलाई कर रहा है, दावा दायर कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स की पोसेशन पावर में है, तो उस टाइम उसने प्लेंट प्रेजेंट करने के बाद ओरिजिनल भी प्रोड्यूस करना है कोर्ट में और उसकी कॉपी भी डिलीवर करनी है। ठीक हो गया? सब रूल टुगेदर लिस्ट ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट वेयर ही रिलाई ऑन एनी द डॉक्यूमेंट वेदर इन हिज पोसेशन ऑफ पावर और नोट एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट इन अ लिस्ट टू बी एडेड और नेक्स्ट टू द प्लेंट। सो वो अगर वो किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई कर रहा है, अपने क्लेम जो भी रिलीफ वो क्लेम कर रहा है उस रिलीफ के सपोर्ट में बतौर एविडेंस वो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर
रिलाई कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट उसकी पोसेशन ऑफ पावर में है या नहीं है, मैटर नहीं करता, कोई कह रहा है वेदर इज पोसेशन ऑफ पावर और नॉट, बेशक उसकी पोसेशन ऑफ पावर में है या नहीं है, मैटर नहीं करता। तो इस सिचुएशन के अंदर इस पर्सन के ऊपर है कि इसने वो डॉक्यूमेंट जो है, वो जो प्लेट के साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो लिस्ट ऑफ रिलायंस होती है, उसके अंदर उस डॉक्यूमेंट को उस लिस्ट के अंदर उस डॉक्यूमेंट को या तो वो इंडोर्स कर देना है उस डॉक्यूमेंट को अपनी प्लेट के अंदर ही कि ये मैं डॉक्यूमेंट पर रिलाई कर रहा हूँ, या फिर जो लिस्ट लगाई हुई है उस डॉक्यूमेंट उस लिस्ट के अंदर उस लिस्ट में मेंशन कर देना है, या जो लिस्ट लगाई हुई है डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं उनके साथ प्लेट के साथ जिन पर रिलाई कर रहा है उसमें डॉक्यूमेंट को उसने अटैच कर देना है। इट्स मीन ये कि जो डॉक्यूमेंट जिन पे वो रिलाई कर रहा होता है प्लेंटिफ अपनी रिलीफ के लिए, वो डॉक्यूमेंट उसने ओरिजिनल प्रोड्यूस करने हैं कोर्ट के अंदर जिस टाइम प्लेंटिफ कर रहा है, उनकी कॉपी प्रोड्यूस करनी है अगर वो उसकी पोसेशन पावर में है। एक ये काम उसने करना है। साथ ही साथ उसने ये करना है कि जो लिस्ट ऑफ रिलायंस जिन डॉक्यूमेंट पर रिलाई कर रहा है ना, उसमें भी उन डॉक्यूमेंट को मेंशन करना है, अगर उसकी पोसेशन ऑफ पावर में है। और अगर वो उसकी पोसेशन ऑफ पावर में नहीं है, तो इस सिचुएशन में ना तो वो कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है, ना वो ओरिजिनल को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन लिस्ट ऑफ रिलायंस के अंदर वो उन डॉक्यूमेंट्स का नाम ऐड कर सकता है, जिन पर वो रिलाई कर रहा है। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा कि अगर वो प्लेंटिफ जो है वो दावा दायर कर रहा है और किसी जो रिलीफ उसने अपने दावे में क्लेम किया है, उस रिलीफ के लिए वो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई कर रहा है। अब फिर जिस डॉक्यूमेंट पर रिलाई कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट के हवाले से 2 सिनेरियो हो सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि वो डॉक्यूमेंट उसकी पोसेशन ऑफ पावर में हो। नंबर 2 ये कि उसकी वो डॉक्यूमेंट उसकी पोसेशन ऑफ पावर में ना हो। यानी उसके पास है या उसके पास नहीं है। तो अगर उसके पास है, उसकी पोसेशन में है, तो अब इस सिचुएशन में उस पर ऑब्लिगेशन है कि एक तो उसने प्लेंट प्रेज़ेंट करते हुए डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, उसकी कॉपी भी प्रोड्यूस करनी है। प्लस ये कि जो लिस्ट ऑफ रिलायंस डॉक्यूमेंट्स की जिन पे वो रिलाई कर रहा है अपने रिलीफ के लिए सूट में, उस रिलायंस वाली लिस्ट के अंदर उसने उस डॉक्यूमेंट का मेंशन करना है। लेकिन अगर तो वो डॉक्यूमेंट्स की पोसेशन पावर में नहीं है, लेकिन उस पे वो रिलाई कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ना तो वो उसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है, ना वो उसकी कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है। ओरिजिनल भी नहीं दे सकता, कॉपी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी पोसेशन में ही नहीं है वो डॉक्यूमेंट। हाँ, लेकिन वो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ऑफ रिलायंस है जिस पे वो रिलाई कर रहा है अपने क्लेम के लिए, उसके अंदर वो उस डॉक्यूमेंट का हवाला दे सकता है, जिस पर वो रिलाई कर रहा है। सो अब आपको रूल 14 भी क्लियर हो गया और नेक्स्ट है रूल 15 हो गया, स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट इन प्लेंटिफ पोसेशन ऑफ पावर, वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोसेशन ऑफ पावर ऑफ द प्लेंटिफ, ही शैल इफ पॉसिबल स्टेट इन हुज पोसेशन पावर। यानी अगर वो कोई डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी प्लेंटिफ की पोसेशन पावर उसके पास नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में अगर मुमकिन है, उसे पता है, इफ पॉसिबल से मुराद है कि उसे पता है कि किसकी पोसेशन पावर में है, मुमकिन है, तो वो फिर वो ये चीज़ मेंशन कर देगा कि किसके पास ये डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है रूल 16 जिसका टाइटल है सूट ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लास्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर लॉस्ट है बुक में ना टर्म लिखी हुई। सो यहाँ पर ये रूल डिस्कस कर रहा है कि अगर आपका कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाता है, उसके मतलब अगर आपने सूट इंस्टीट्यूट करना है, देन आप अपनी प्रिंट में क्या क्वाइफ लिखोगे, क्या चीज़ें मेंशन करोगे या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे। इस रूल को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो कि आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते किसे हैं। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक तरह के मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, माली वैल्यू हो, जिन्हें आप पैसों में कन्वर्ट कर सकें। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें आती हैं, इसमें चेक आते हैं, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं, इसमें प्रॉमिसरी नोट आते हैं। प्रैक्टिकली जो इस टाइम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिनका पार्टीज़ के दरमियान लेन-देन हो रहा है वो चेक है। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज अब प्रैक्टिकेबल नहीं है, ये लोगों के दरमियान इनकी एक्सचेंजिंग नहीं होती। सो इस रूल को डिस्कस करने से पहले आप एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को समझेंगे। हम अक्सर बेशतर ये चीज़ सुनते हैं कि अगर किसी पार्टी का कोई चेक गुम हो जाता है, तो उसे इस पर्सन को इस बात का फ़ियर होता है कि कोई इस चेक को यानी इस लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मेरे अगेंस्ट मिसयूज़ ना कर ले। तो वो पार्टी कोर्ट से रजू करती है और सूट इंस्टीट्यूट करती है, जिसमें वो कहते हैं कि भई ये फ़लाँ चेक जो है, ये चेक नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये गुम हो गया है, आप इसे डिक्लेयर करें बाय डिक्री कि ये लॉस्ट है, ताकि कोई इसको मेरे अगेंस्ट मिसयूज़ ना करे। कोर्ट सैटिस्फाई हो जाती है तो वो कोर्ट कर देती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ इस दावे के अंदर कुछ कवायद व ज़वाबित का ख़्याल रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ती हैं। वो क्या चीज़ें हैं,
वो हम लोग इस रूल 16 में पढ़ेंगे। सो रूल 16 बेसिकली क्या कहता है, वो कह रहे हैं वेयर द सूट इज़ फाउंडेड अपॉन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका दावा जो है वो किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में है एंड इज़ प्रूव दैट द इंस्ट्रूमेंट इज़ लॉस्ट, और आप ये साबित कर देते हैं कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुमशुदा है, and indemnity is given by the plaintiff to the satisfaction of the court against the claim of any other person upon such instrument। और उसी लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट के हवाले से अगर कोई पर्सन क्लेम करेगा तो आपने इसके हवाले से इंडेमनिटी भी भर दी है कोर्ट को, कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है। अब ये इंडेमनिटी सिक्योरिटी क्या है? मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि एक पर्सन का 10,000 रुपये का चेक गुम हो गया था। अब किसी पार्टी को वो मिलेगा तो वो इतना ईमानदार आजकल के माशरे में कोई नहीं जिस पर आपके साइन हुए हों और वो 10,000 पे ही जाके यूज़ करे। हो सकता है वो पर्सन उस 10,000 के 1 लाख कर ले, 10 लाख कर ले, या हो सकता है वो ना करे, वो 10,000 जाके ही कैश कर ले वो आपके बैंक से। आपके तो उस पे साइन है ना, आपका तो नुकसान हो गया। आप कोर्ट्स को इंडेमनिटी देते हो कि भाई 10,000 रुपये का मेरा चेक गुम हुआ हुआ था, आपने 10,000 रुपये ही जो है वो कोर्ट में जमा करवा दी सिक्योरिटी के तौर पे कि अगर इन फ्यूचर इस पर कोई रिलीफ क्लेम करेगा तो इस हद तक ही कर सकता है ना। तो वो अपनी तरफ से सैटिस्फैक्शन दे देता है कि भई ये लॉस्ट हो गया था, इसे आप लॉस डिक्लेयर कर दें, ताकि कोई उसे ये होता है कि मैं ये 10,000 ही पे कर देता हूँ ताकि आगे कोई इसे लाख बना के ना फ़ायदा ले जाए। तो उसने वो सिक्योरिटी भी पे कर दी। और अगर कोई पर्सन इन फ्यूचर इस पर क्लेम करता है इस लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो कोर्ट के पास भी वो सिक्योरिटी होगी। ये तो हो सकता है कोई पर्सन उसको मिसयूज़ कर ले, वो तो कोर्ट की डिक्री के ये वो बंदा मिसयूज़ करने से बच जाएगा ना। अगर कोर्ट ये चीज़ कर देती है कि ये लॉस्ट है, तो कोई पर्सन अगर उस पे चीज़ को जाकर क्लेम करेगा, कोई पर्सन उस चीज़ के ऊपर जाकर क्लेम करेगा जो कि उसका बेयरर भी नहीं है उस चेक का, मतलब वो पेई भी नहीं है, उसके लिए आपने चेक साइन भी नहीं किया था, तो वो तो कोर्ट ने उस चेक नंबर पे उससे वो कर दिया होगा आपके इस दावा दायर करने के बाद बर वक्त एक्शन लेने पे, तो वो तो आप बच जाओगे नुकसान से। लेकिन हो सकता है जिसके नाम पर आपका चेक था, उस पर्सन को वो जब वो बाद में वो क्लेम करने आए, तो आप उसके तो 10,000 रुपए बनते थे, आपने वो सिक्योरिटी जमा करवाई होगी कोर्ट में, तो वो कोर्ट उसको इंडेमनीफाई कर देगा। तो ये बेसिकली इस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हो जाता है और आप उसके हवाले से इंडेमनिटी भी पे कर देते हो, ताकि अगर फ्यूचर में उस लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से कोई क्लेम आए, तो कोर्ट को अपनी जेब से पैसे ना देने पड़ें। कोर्ट वही इंडेमनिटी उस पार्टी को दे देगी, और ये जो है वो ट्रू क्लेमर होगा, क्योंकि जो बंदा फ़ॉल्स क्लेमर होगा जिसका बनता ही नहीं है, जिसको वो मिल गया है लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए तो आपने पहले ही कोर्ट में ये लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मुकदमा कर दिया कि कोर्ट इसको लॉस डिक्लेयर कर दे बाय डिक्री, ताकि अगर कोई इन फ्यूचर उसे मिसयूज़ ना कर सके। तो उसके लिए आप इस तरह बच गए, लेकिन अगर कोई ट्रू क्लेमर आता है उसके लिए आपने इंडेमनिटी पे कर दी, कोर्ट भी आगे उसे इंडेमनिटी की अमाउंट पे कर देगा, तो आपका क्लेम सैटिस्फाई हो गया। अब इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जो है वो डिक्री पास कर देगी इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, ऐसे ही समझते हुए कि जैसे आपने ये जिस टाइम ये प्लेंट प्रेज़ेंट की है इसके हवाले से, इस लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, उस टाइम आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस किया था और उसकी कॉपी भी प्रोड्यूस की थी। बेशक वो लॉस था और वो आपकी पोसेशन और पावर में नहीं था, लेकिन यही समझते हुए कोर्ट के आपने उसको ओरिजिनल भी प्रोड्यूस किया था और कॉपी भी प्रोड्यूस कर दी थी, ये समझते हुए कोर्ट उस पर डिक्री पास कर देगी। यही चीज़ इसमें मेंशन लिखी हुई था, कोर्ट में पास एज़ डिक्री एज़ वुड हैव पास इफ द प्लेंटिफ हैव प्रोड्यूस्ड द इंस्ट्रूमेंट इन कोर्ट व्हेन द प्लेंटिफ वाज़ प्रेजेंटेड एंड हैड द सेम टाइम डिलीवर अ कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू फाइल विद द प्लेंट। सो बेसिकली हम लोगों ने रूल 14 में यही डिस्कस किया था कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना रिलीफ रिलाई कर रहे हो, तो उस टाइम आप लोगों ने वो, और आपकी पोसेशन पावर में भी है, तो वो आपने ओरिजिनल भी प्रोड्यूस करना होता है, उसकी कॉपी भी प्रोड्यूस करनी होती है, लिस्ट ऑफ रिलायंस में भी उसका हवाला देना होता है। सो यहाँ पर तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट है और आपका रिलीफ भी उसके ऊपर रिलाई कर रहा है। तो अब जो कि अगर आप इंडेमनिटी भर देते हो ताकि अगर कोई इन फ्यूचर उस लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से क्लेम करे तो कोर्ट उसे सेटिस्फाई कर सके, तो कोर्ट उसके ऊपर डिक्री पास कर देती है, उसे लॉस डिक्लेयर कर देती है, और यही समझते हुए कि भाई आपने रूल 14 की रिक्वायरमेंट पूरी की थी, ये समझते हुए कि मतलब आपने ओरिजिनल भी प्रोड्यूस कर दिया था और उसकी कॉपी भी प्रोड्यूस कर दी थी उस लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, इवन दो कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉस था। तो आई होप ये रूल 16 आपको समझ आ गया होगा विद एग्जांपल के इसमें बताना वो क्या चाह रहे हैं। सो रूल 17 की तरफ आते हैं। सो कहते हैं रूल 17 के टोटल 2 सब रूल हैं। सब रूल 1 क्या कहता है? वो कह रहे हैं कि सेव इन सो फॉर एज़ इज़ अदरवाइज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891। सो बेसिकली यहाँ जो जनरल रूल डिस्कस होने वाला है, उस जनरल रूल से ऑपोज़िट अगर इस रेलेवेंट लॉ बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891 के अंदर कुछ ऑपोज़िट बताया गया होगा, तो उस टाइम ये जनरल रूल
जो है वो उस बैंकर बुक एविडेंस एक्ट में बताई हुई बात से सुपरसीड नहीं करेगा, बल्कि बैंकर बुक एविडेंस एक्ट में जो चीज़ बताई गई होगी वो यहाँ जो जनरल रूल डिस्कस किया हुआ है वो उसके ऊपर सुपरसीड कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर मतलब अगर इस जनरल यहाँ जो जनरल रूल हम डिस्कस करने लगे हैं इससे हट के अगर बैंकर बुक एविडेंस एक्ट के अंदर कोई चीज़ बताई गई होगी और अगर इसमें और उसमें कंट्राडिक्शन आ जाती है तो बैंकर बुक एविडेंस एक्ट वाली की बात को हम लोग प्रेफ़रेंस देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो अब यहाँ के जनरल रूल डिस्कस किया हुआ है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। वो कह रहे हैं वेयर अ डॉक्यूमेंट ऑन व्हिच द प्लेंटिफ्स यूज़ एन एंट्री इन अ शॉप बुक और एन अदर अकाउंट इन हिज पोसेशन ऑफ पावर, द प्लेंटिफ शैल प्रोड्यूस द बुक और द अकाउंट एट द टाइम फाइलिंग द प्लेंट टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द एंट्री ऑन व्हिच ही रिलाई। सो सेम वही रूल 14 वाली एप्लीकेशन ही है आपके ऊपर कि अगर एक प्लेंटिफ जो है, जो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाय कर रहा है, मुकदमाबाज़ी कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली किसी शॉप बुक की एक एंट्री है या किसी अकाउंट की एंट्री है और ये अकाउंट शॉप बुक उसकी पोसेशन पावर में भी है। तो उस टाइम वो कह रहे हैं कि ये जब उसने ये दावा दायर करना है ना इससे मुतल्लिक, तो उस टाइम उसने ये शॉप बुक और ये अकाउंट जो है वो ओरिजिनल भी और इनकी जो कॉपी भी अपनी प्लेंट के साथ प्रेज़ेंट करनी है कोर्ट में, सूट इंस्टीट्यूट करते हुए। And original entry to be marked and returned. The court or such officer as it appoint in this behalf shall forthwith mark the document for the purpose of identification. अब कोर्ट और वो ऑफिसर जो कि इसी पर्पस के हवाले से इन डॉक्यूमेंट की आइडेंटिफिकेशन मार्केशन के हवाले से अपॉइंट हुआ हुआ है ना, वो इस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए मार्क करेंगे कि ये आ गया डॉक्यूमेंट हमारे पास। एंड आफ्टर एग्जामिन एंड कंपेयरिंग द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल शैल इट फाउंड करेक्ट सर्टिफाइड टू एंड रिटर्न द बुक टू द प्लेंटिफ एंड काउज द कॉपी टू बी फाइल। तो अब इस सिचुएशन में वो इसकी एग्जामिनेशन करने के बाद कॉपी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उसको एग्जामिनेशन और कंपेयरिंग करने के बाद उसके ऊपर सर्टिफाइड कर देंगे। अगर उन्हें लगेगा ये ठीक है ओरिजिनल उसकी और कॉपी जो है ओरिजिनल की कॉपी है, उसको मार्क करेंगे, उसको सर्टिफाई करेंगे और ओरिजिनल जो है वो प्लेंटिफ को रिटर्न कर देंगे, कॉपी अपने पास रख लेंगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि वो अकाउंट और शॉप बुक उसके अभी इस्तेमाल होना है, वो ओरिजिनल कोर्ट के अंदर तो नहीं ना, कोर्ट तो नहीं ना पाउंड करके अपने पास रख सकती, कोर्ट तो नहीं ना ज़ब्त कर सकती। तो अब इस सिचुएशन के अंदर वो एग्जामिनेशन करने के बाद ओरिजिनल उसे रिटर्न कर देंगे, कॉपी अपने पास रख लेंगे। अब जो रूल 17 है इसके अंदर बेसिकली यहाँ तक ये ख़त्म नहीं हो गया। पंजाब के अंदर इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है पंजाब अमेंडमेंट पे, पहले हम लोग उसको कवर करते हैं, फिर हम लोग रूल 18 की तरफ जाते हैं। सो आपको शो हो रहा है कि आफ्टर रूल एट द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन, रूल 17 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है। वो कह रहे हैं द शॉप बुक और द अदर अकाउंट रिटन इन अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अगर जो ये शॉप बुक और जो अकाउंट जिसके ऊपर प्लेंटिफ रिलाय कर रहा है अपने रिलीफ के लिए, ये जो शॉप बुक और अकाउंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में हो, मतलब कोर्ट की लैंग्वेज में नहीं, कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। एंड देन इज प्रोड्यूस विद द ट्रांसलेशन और ट्रांसलिट्रेशन ऑफ द रेलिवेंट एंट्री द कॉपी। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों ने शॉप बुक और उस अकाउंट की जो है ना ट्रांसलेशन, जिस रेलेवेंट एंट्री और कॉपी से मतलब बुक से मतलब आप लोग इनको प्रोड्यूस करना चाह रहे हो ना, वो आप लोगों ने ट्रांसलेशन भी इनकी प्रोवाइड करनी है। मतलब पूरी उस शॉप बुक और उस अकाउंट की जिस एंट्री पे आप रिलाय कर रहे हो ना, उस एंट्री की ट्रांसलेशन प्रोवाइड करनी है। फुल बुक की, फुल अकाउंट की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं शेल रेलेवेंट एंट्री, ठीक है? रेलेवेंट एंट्री की ट्रांसलेशन आपने साथ में प्रोड्यूस करनी है। प्रोड्यूसिंग इट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ सेपरेट एफिडेविट एज़ टू द करेक्टनेस ऑफ द ट्रांसलेशन और ट्रांसलिट्रेशन। लेकिन इस सिचुएशन में जब आप रेलेवेंट एंट्री की ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब आप सिचुएशन में आपको साथ में बयान हल्फी एफिडेविट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं, इस चीज़ के हवाले से कि ये ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक है। जैसे बयान हल्फी में कहते हैं ना कि जो भी मतन ऊपर लिखा हुआ है वो बिल्कुल मेरे इल्म वतन के मेरे इल्म हाज़ा के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है और कोई रूह भी मख्फ़ी नहीं है, कोई शय मख्फ़ी नहीं रखी मैंने। इस तरह आप लोग एफिडेविट के अंदर हम देखते हैं कि कचहरी के अंदर ये चीज़ें हम लोग लिखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ आपने मेंशन नहीं करनी जिस टाइम आप लोग रेलेवेंट एंट्री ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं थी। तो उस टाइम हम लोगों ने एक सेपरेट बयान हल्फी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भई ये ट्रांसलेशन जो तर्जुमा है बिल्कुल ठीक है, बट शैल ऐड अ सर्टिफिकेट ऑन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ दैट इट्स अ फुल एंड अ ट्रू ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। लेकिन उस सिचुएशन में आपने उस ट्रांसलेशन के ऊपर ही उस डॉक्यूमेंट के एंड में ये चीज़ सर्टिफाई, ये चीज़ मेंशन कर देनी है कि ये ट्रांसलेशन है तो ये कंप्लीट है, सही है, ओरिजिनल एंट्री की ही है और सही है। एंड नो एग्जामिनेशन और कंपैरिजन बाय द मिनिस्ट्रियल ऑफिसर शैल बी रिक्वायर्ड। और इस सिचुएशन के अंदर जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर है वो इस ट्रांसलेशन का ना कोई एग्जामिनेशन करेगा ना कंपैरिजन करेगा, उसको ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लेकिन अगर कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर आ जाता है कि नहीं ये आप कंपेयर करो कि वाकई ये ट्रांसलेशन फुल है, ट्रू है, तो देन आपको करना पड़ेगा, कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर आ जाए, अदरवाइज नहीं। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रूल 18 की तरफ।
नेक्स्ट है रूल 18, जिसका टाइटल एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस व्हेन प्लेंट फाइल्ड। सो टाइटल से क्लियर हो रहा है कि जब आप लोग दावा दायर करते हो, उस दावे के साथ आप अगर आप डॉक्यूमेंट पे जो पेश करने हैं वो नहीं करते, देन बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो इनएडमिसिबल यानी अनएक्सेप्टेबल जो हैं वो होंगे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो रूल इसके दो सब रूल हैं, इसमें क्या बताया कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट विच ought to be produced in the court by the plaintiff when the plaint is presented or to be entered in the list to be added or annexed to the plaint and which is not produced or entered accordingly। वो कह रहे हैं अगर एक डॉक्यूमेंट जिस टाइम प्लेंटिफ ने प्लेंट प्रेजेंट की पेश की, उस टाइम वो डॉक्यूमेंट उसके साथ प्रोड्यूस पेश कर देना चाहिए था, या फिर जो लिस्ट उसके साथ अटैच थी प्लेंट में, उस लिस्ट के अंदर उस डॉक्यूमेंट का हवाला देना चाहिए था। ना आपने वो डॉक्यूमेंट प्लेंट को प्रेजेंट करते हुए प्रोड्यूस किया और ना ही उस लिस्ट के अंदर उस डॉक्यूमेंट को ऐड किया। देन वो डॉक्यूमेंट जिसे ना आप प्रोड्यूस करते हो, इंटर करते हो, शैल नॉट विदाउट द लीफ ऑफ अ कोर्ट बी रिसीव एन एविडेंस ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट। मतलब अब यही डॉक्यूमेंट जिसे आपने प्रोड्यूस नहीं किया, एंटर नहीं किया, पेशी के टाइम, सूट की जिस टाइम हेयरिंग हो रही है, ट्रायल हो रहा है, उस टाइम वो उस पार्टी के बिहाफ पे जिसने उसे प्रोड्यूस नहीं किया, एंटर नहीं किया, ऐसा सबूत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है वो डॉक्यूमेंट। अगर उसे एक्सेप्टेबल करवाना है सबूत के तौर पर, तो उसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। अब इसको आप लोग मेजॉरिटी हम लोग केस के ट्रायल में कोर्ट के अंदर भी ये सिनेरियो देखते हैं, और आपने बहुत सारे ड्रामास में और फ़िल्म में भी चीज़ देखी ही होगी कि अगर एक डॉक्यूमेंट या अगर कोई गवाह जिस टाइम जब हम लोग दावा जमा करवाते हैं ना, उस टाइम हम लोगों ने ये लिस्ट ऑफ रिलायंस जिन जिन भी डॉक्यूमेंट पे आप रिलाय कर रहे होते हैं वो लगानी होती है, साथ में फ़रसत गवायान यानी लिस्ट ऑफ विटनेस प्रोड्यूस करनी होती है। अगर तो वो कोई और जो यानी जिस जिस गवाह पे हम लोगों ने अपने केस के अंदर हम लोग प्रेजेंट करेंगे, जिन पर हमारा रिलीफ़ रिलाय कर रहा है। अगर तो कोई डॉक्यूमेंट और कोई गवाह उस लिस्ट में मेंशन नहीं है और दौरान पेशी हम लोग क्या करें, हम उस डॉक्यूमेंट को और उस गवाह को पेश करना चाहें, तो जो ऑपोज़िट पार्टी है वो ये ऑब्जेक्शन रेज़ करती है कि ये सबूत जो है वो इल्लीगल है, क्योंकि इसको उस टाइम पे जिस टाइम दावा दायर किया गया था, उस टाइम वो इस लिस्ट के अंदर इस डॉक्यूमेंट का और इस गवाह का हवाला नहीं दिया गया था। उस चीज़ को लॉ में लीगल कंसीडर किया जाता है कि पहले क्यों नहीं आपने बताया था कि ये गवाह है और ये सबूत है आपके पास। दूसरी पार्टी की चीज़ नॉलेज में नहीं थी, तो वो ये ऑब्जेक्शन रेज़ करती है। और असूलन जो है फिर वो बनना नहीं चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि एंड स्टेज पे जो है वो कोई गवाह आ जाता है, कोई सबूत आ जाता है और कोर्ट वो चीज़ मान लेती है, ले लेती है। अब ये कोर्ट करने के पास ऐसी पावर क्यों है? कोर्ट ऐसा किस तरह कर सकती है? कोर्ट के पास ये पावर है अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, ये कोर्ट की इन्हेरेंट पावर कोर्ट है। यहाँ पर वो जिसमें ये इन्हेरेंट पावर 2 ग्राउंड पर एक्सरसाइज़ की जाती है, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस नंबर 1 एंड नंबर 2 फॉर अब्यूज़ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अब यहाँ पर जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, ये पावर कोर्ट एक्सरसाइज़ करती है कि अगर किसी भी स्टेज के ऊपर कोई ऐसा गवाह या कोई ऐसा सबूत पेश कर दिया जाता है जो कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, बेशक वो फ़रसत गवाहान में वो गवाह मौजूद नहीं था, उसका गवाह का नाम नहीं था, वो डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ रिलायंस में ऐड नहीं था, लेकिन कोर्ट अगर इजाज़त दे देती है और आपने वो प्रोड्यूस नहीं किया था बेसिकली, तो कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है। तो इस तरह ये सिनेरियो जो है वो लीगल बनता है, अदरवाइज़ इसकी इजाज़त नहीं है। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हो गया सब रूल 2, नथिंग इन दिस रूल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द डिफेंडेड विटनेस। नथिंग इन दिस रूल apply to document produced for cross examination of defended witness or an answer to any case set up by the defendant or handed to a witness merely to refresh his memory। मतलब ये जो जिन डॉक्यूमेंट के ऊपर है कि आपने सबूत में लगा कर प्लेंट के साथ पेश करने हैं, बाद में वो आप लोग पेश नहीं कर सकते, सबूत के तौर पर नहीं लेकर आ सकते, अगर कोई डॉक्यूमेंट लगाने थे और ऐड करने थे आपने नहीं किए, तो कहना ये जो रूल 18 का सब रूल 1 का जो रूल है ना, वो अप्लाई नहीं होता किन डॉक्यूमेंट में। नंबर 1 तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि आप लोगों ने डिफेंडेड के गवाह की क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए प्रोड्यूस करते हो, या फिर डिफेंडेंट ने कोई आपके गवाह से कोई सवाल पूछा है, वो अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स जो यूज़ करता है ना, तो वो डॉक्यूमेंट जो कि मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ हो, जो कि डिफेंडेंट के जो है कि गवाह के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए प्रोड्यूस किया जाए, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये रूल 80 सब रूल 1 का रूल अप्लाई नहीं होता। मतलब ये 2 डॉक्यूमेंट आपको प्लेंट प्रेज़ेंट करने के टाइम ना लिस्ट ऑफ रिलायंस में लगाने की ज़रूरत है, ना आपको प्लेंट के टाइम इनको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इनको आप लोग नहीं भी अगर लगाते, नहीं भी प्रोड्यूस करते, तो इनको आप लोग लेटर स्टेज पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, इन पे बार नहीं है। नेक्स्ट है रूल 19।
एड्रेस टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि आपको प्लेंटिफ को केस के अंदर को आपकी कौन सी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, वो किस तरह आपको पता चलेगी। कोर्ट आपको नोटिस वगैरह भेजेगी और नोटिस वो आपको आपके एड्रेस पे भेजेगी। तो कह रहे हैं जिस टाइम अपने प्लेंट दावा दायर करना है, उस टाइम अपने अपना एड्रेस भी साथ में बताना है कोर्ट को। सो वो कह रहे हैं कि एवरी प्लेंट और ओरिजिनल पेटिशन शैल बी अकम्पेन्ड बाय अ proceeding giving an address at which service of notice summon or other processes may be made on a plaintiff or petitioner। मतलब जब आप कोई दरख्वास्त दे रहे हो, जब आप दावा दायर कर रहे हो, ओरिजिनल पेटिशन दरख्वास्त दे रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने वो एड्रेस वगैरह भी उसके साथ मेंशन करना है, जिस एड्रेस पर आपको सर्विसेज जैसे नोटिस समन और दूसरे प्रोसेसेस जो हैं वो प्लेंटिफ और पेटिशनर को प्रोवाइड किए जा सकें। सब रूल 2, प्लेंटिफ और पेटिशनर सब्सिक्वेंटली एडेड शैल इमीडिएटली ऑन बीइंग सो एडेड फाइल अ प्रोसीडिंग ऑफ दिस नेचर। मतलब अगर हो सकता है उस केस के अंदर बाद में कोई और नए मुद्दई और नए पेटिशनर ऐड होते हैं, सब्सिक्वेंटली ऐड होते हैं, बाद में ऐड होते हैं, पहले वो केस का हिस्सा नहीं थे, तो उनके ऊपर भी यही रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने भी फौरी तौर पर एड्रेस वगैरह अपना प्रोवाइड करना है इन्हीं सेम सर्विसेज के लिए, जैसे कि नोटिस समन और दूसरे प्रोसेस रिसीव होने के लिए। रूल 3, द एड्रेस फाइल अंडर दिस रूल शैल बी इंटर इन द रजिस्टर ऑफ सूट मेंटेन अंडर ऑर्डर 4 रूल 2। अब ये जो एड्रेस आप लोग जमा करवाते हो ना, ये जो ऑर्डर 4 के रूल 2 का अंदर रजिस्टर ऑफ सूट है, उसके अंदर ही मेंशन किया जाएगा। जैसे कि हम लोग दावा दायर करते थे उस टाइम, ऑर्डर 4 के रूल 2 में बताया था कि जो सूट से मतलब जितने भी पार्टिकुलर्स थे, मतलब जो पार्टीज़ का नाम था, सूट नंबर था, कोर्ट के केस नंबर था, ये सारी चीज़ें उस रजिस्टर ऑफ सूट के अंदर मेंशन थी। तो वो कह रहे हैं उसी रजिस्टर ऑफ सूट के अंदर अब जो पार्टीज़ का एड्रेस वगैरह है, वो भी उसी रजिस्टर ऑफ सूट के अंदर मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट है रूल 20, नेचर ऑफ एड्रेस टू बी फाइल्ड। सो रूल 20 क्या कहता है, रूल 20 स्टेट दैट एड्रेस फॉर सर्विस फाइल्ड अंडर द प्रोसीडिंग रूल शैल बी विद इन अ लोकल लिमिट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन विच द सूट और पेटिशन इज फाइल्ड और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन विच द पार्टी ऑर्डिनरी साइड। मतलब ये जो एड्रेस आप लोग सर्विसेज जो रूल 19 की सर्विसेज को obtain करने, मतलब नोटिस समन वगैरह सर्विसेज को रिसीव करने के लिए जो एड्रेस आप लोग जमा करवा रहे हो ना, ये एड्रेस उस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपने ये आपका दरख्वास्त दी है, दावा दायर किया है, या फिर ये एड्रेस उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन का होना चाहिए जहाँ पर आपकी जो ये पार्टी है जिसने ये सूट और पेटिशन फाइल की है, उस पर्सन की अपनी रिहाइश हो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जिस कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपने ये दावा दायर किया है, अगर आप उसकी ही जुरिस्डिक्शन में रहते होगे, तो वहाँ से आपको ये समन और नोटिसेस वगैरह मिलना उस कोर्ट के लिए आसान होगा। एक तो आप लोगों ने यानी कि जिस कोर्ट के अंदर आपने दावा दायर किया है, आपका एड्रेस उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रहा हो, ताकि आपको ये चीज़ें मिल सकें, समन नोटिसेस मिल सकें, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आप लोगों ने के अंदर जहाँ पर आपकी रिहाइश अपनी खुद हो, वहाँ पर उस जगह का आपने एड्रेस जो है वो आपने प्रोवाइड करना है। सो ये बेसिकली रूल 20 के अंदर बताया गया है।